आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीएस विज़न। मैं हूं अरविंदर सिंह। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन के समय में आप घर में आवश्यक रूप से पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी राय हैं। इन सब को लेकर मैं नेक्स्ट वीक जो है एक दिन ज़रूर ऑनलाइन आपसे मिलूँगा और आप लोगों की बातें सुनूंगा और अपनी बातें आप लोगों से बोलूँगा। पहले प्लान शनिवार या रविवार का था, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से ये जो प्लान हमने पोस्टपोन किया है इसको नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे किया जाएगा। आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप सभी की क्या क्या राय हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं, आप सभी मुझे उस दिन ज़रूर बताएं। ये पीडीएफ मेरे लिंक्ड हैं सारे, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में कर सकते हैं, टेलीग्राम में करंट अफेयर हमारा जो है वो सीधा टेलीग्राम में जाता है। तो जी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन चलते चलते हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 आ चुका है वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी के ऊपर। तो आज पहले इनके डाउट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा होता है? रेगिस्तान को हम डेजर्ट बोलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रेगिस्तान जो डेजर्ट होता है ना वो दो टाइप का होता है। पहला होता है उष्ण मरुस्थल। उष्ण मतलब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट मतलब गर्म मरुस्थल। और दूसरा होता है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल बोले तो कोल्ड डेजर्ट। तो दो तरीके के डेजर्ट होते हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। अब हॉट डेजर्ट कौन सा होता है? हॉट डेजर्ट वो होता है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है, जो ट्रॉपिकल जोन में होता है। अब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? मैंने क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को कि कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्रफल है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। वहाँ पर जो भी मरुस्थल होगा वो गर्म मरुस्थल होगा, जैसे कि सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, भारत का थार मरुस्थल, तमाम मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया डेजर्ट। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन में है तो ये गर्म मरुस्थल होंगे। इनके बाद जो मरुस्थल हैं जो लगभग 30 डिग्री अक्षांश के बाद आते हैं, वो सारे जितने भी होते हैं वो सारे शीत मरुस्थल होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें कौन सा शीत मरुस्थल है। अटाकामा नहीं है। अटाकामा जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में है। सहारा भी इसी में ही है, टकला मकान भी इसी में ही है, गोबी है। गोबी जो मरुस्थल है ये ऊपर पड़ता है, रूस के नीचे एक देश पड़ता है मंगोलिया। मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है गोबी डेजर्ट। तो गोबी जो है वो कोल्ड डेजर्ट होगा। ध्यान रखिए, एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, आप लोगों ने सुना होगा। अंटार्कटिका भी एक डेजर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका को बोलेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट भी अंटार्कटिका को बोलेंगे। अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं है देन आप गोबी डेजर्ट पर टिक करना, कोल्ड डेजर्ट में। मुझे जरा कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जितने भी महाद्वीप हैं अंटार्कटिका को छोड़कर, शेष अंटार्कटिका और यूरोप को छोड़कर शेष महाद्वीपों में जितने भी मरुस्थल हैं 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, बिटवीन 15 टू 30 डिग्री लैटिट्यूड, 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्यों हैं? वाई डेजर्ट्स आर ऑन अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्यों हैं? जो जानते हैं वो उनको पता होगा। सोनोरन अमेरिका में पश्चिमी पार्ट पर है, अटाकामा साउथ अमेरिका पश्चिमी पार्ट पर है, कालाहारी नामीब पश्चिमी पार्ट पर है ना। तो ये क्यों है पश्चिमी पार्ट पर? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एलुवियल सॉइल किस नाम से जानी जाती है? तो ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम बोलते हैं बांगर। बांगर देखिए, जो तराई क्षेत्र की मिट्टी होती है ना वो दो तरीके की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। इनको इंग्लिश में भी खादर और बांगर रीजन बोलते हैं। खादर क्या होता है? खादर नदी के साथ निचला भाग होता है जहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है।
हर साल बाढ़ का पानी पहुंचेगा, उसको हम खादर बोलते हैं। चूंकि हर साल बाढ़ का पानी आएगा तो हर साल नई मिट्टी आएगी, इसलिए उसको नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन खादर के बाद वो ऊंचा क्षेत्र जहाँ हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, उसको हम बोलते हैं बांगर। तो यानी कि बांगर में हर साल बाढ़ नहीं आएगी, तो हर साल नई मिट्टी नहीं आएगी, तो इसलिए बांगर जो होगी वो पुरानी मिट्टी होगी। ध्यान रखिए, भारत में दो तरीके की बांगर मिट्टी पाई जाती है फेमस। एक है भूड़, BHUR, भूड़ मिट्टी। भूड़ मिट्टी रामगंगा नदी घाटी में मिलती है। भूड़ मिट्टी क्या होता है कि जब कभी हम खेत को जोतते हैं तो खेत के बीच में कई बार मिट्टी के बहुत बड़े बड़े ढेले आते हैं। उन ढेलों को हम जोतने की कोशिश करते हैं, वो जुतते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जुतते हैं। इनको बोलते हैं भूड़ लैंड। एक और होता है रेह भूमि या कल्लर भूमि। रेह भूमि या कल्लर भूमि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र में मिलती है। ऐसी बांगर भूमि जिसको सिंचाई देने पर, यानी कि जिसको इरिगेशन देने पर, जब सिंचाई दी और जब पानी सूख जाता है ना, तो पानी सूखने के बाद मिट्टी के ऊपर सफ़ेद नमक की तरह एक परत बन जाती है। सफ़ेद नमक की तरह एक परत बन जाती है, उसको बोलते हैं रे या कल्लर। तो भूड़ भूमि, रे या कल्लर भूमि भी बांगर भूमि का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसे कुफरी का चमत्कारिक फसल बोलते हैं? तो आलू को कहते हैं। ध्यान रखिए, आलू को हम कुफरी की चमत्कारिक फसल बोलते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। शिमला के पास जो जगह पड़ती है कुफरी, कुफरी में पाया जाता है। भारत में आलू पुर्तगाली लेके आए थे। आलू यूरोप से भारत आया था। यूरोप में आलू की फसल ग्रीष्म काल में बोई जाती है, यानी कि समर टाइम पीरियड में बोई जाती है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर डैम। भारत में सबसे लंबा विरोध झेलने वाला डैम जो है वो सरदार सरोवर डैम है। सबसे लंबा विरोध जो है इसने झेला था। और यहाँ पर एक मेधा पाटेकर आई थी। मेधा पाटेकर ने एक अभियान चलाया था, नर्मदा बचाओ अभियान, सेव नर्मदा कैंपेन। जरा मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सरदार सरोवर परियोजना भारत सरकार द्वारा कब पारित की गई थी? बनी तो अभी रिसेंटली है मुझे पता है, लेकिन भारत सरकार ने कब इसे पारित कर दिया था? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में करते हैं, काली मिट्टी है यहाँ पर, तो यहाँ का जितना भी फसल है वो सारी बारिश पर निर्भर करती है, तो दक्कन का पठार है इसमें। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू और अनानास की खेती? दक्षिण अमेरिका है जी, ध्यान रखना। तंबाकू भारत में पुर्तगाली लेके आए थे, और जो अनानास है ये भी उन्हीं के समय आता है, और इसकी खेती जो है हमने साउथ अमेरिका से जो है सीख के शुरू की है, दक्षिण अमेरिका। उसके बाद एक काम और कीजिए, फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एक तो है उत्तरी अमेरिका, वो क्या है? एक है मध्य अमेरिका, वो क्या है? एक है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो क्या है? और एक आता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका क्या है? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इससे आपकी, अगर नहीं जानते तो आप खोज के मुझे बताइए, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बहुत बहुत गेन होगी। अगला है जी, भारत में भैंस की कुल कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं? तो भारत में भैंस की कुल मान्यता प्राप्त जो नस्लें हैं वो हैं जी आपकी 16। अब देखिए होता क्या है कि इसके इस सवाल को जानने के बाद ना बहुत सारे लोग मुझे फ़ोटो भेजेंगे कि सर परीक्षा वाणी में इतना दिया है, सर इस किताब में इतना दिया है, सर इंटरनेट में इतना दिया है। अरे यार, परीक्षा वाणी, इंटरनेट, ये किताब, वो किताब, इन पे क्यों विश्वास करते हो? क्यों भारत सरकार के आंकड़े नहीं देखते हो? भारत सरकार के आंकड़े देखिए, वहाँ पर भारत सरकार ने साफ दिखाया है कि भारत में मान्यता प्राप्त जो भैंस की नस्लें हैं वो 16 हैं। अगला है, जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जलीय भैंस में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 50, यानी कि ऑप्शन ए 50 होती है। ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि जो सामान्य भैंस होती है उसमें 48 होती है, और जलीय भैंस में 50 होती है गुणसूत्र, यानी क्रोमोजोम की संख्या। गाय में कितने क्रोमोजोम होते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को पढ़ाया था पहले। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। 2003 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? इसके द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है पांडा को। ध्यान रखिए, पांडा को लिया गया है। इसकी स्थापना 1961 1961 में हुई थी। इसका मेन काम क्या है, मुख्य काम, कि जो भी पर्यावरण क्षेत्र में जो भी संस्थान काम कर रहे हैं उन संस्थानों को फंडिंग यानी कि वित्तीय सहायता जो करता है वो WWF वित्तीय सहायता उनको देता है। WWF का मुख्यालय ग्लैंड GLAND ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी। पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? ये सवाल मैंने पहले भी दिया था एक बार। तो वानस्पतिक कलिका नहीं, बॉटनिकल ट्री जो होता है वो वाला पार्ट इसका खाया जाता है। अगला है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको पता है कि सोयाबीन में होता है। सबसे ज़्यादा 40 से 42% तक प्रोटीन होता है सोयाबीन में। और एक और बात ध्यान रखिए कि जो सोयाबीन है ये एक ऐसी फसल है जो दलहन और तिलहन दोनों में आती है, यानी कि जिसका तेल भी बनता है और जो दालों में भी काउंट होती है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? USA में होता है। उत्तराखंड में कौन से रीजन में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इंतजार रहेगा मुझे। अगला है, कपास अनुसंधान संस्थान यानी कि शॉर्ट में लिखा है CIRCOT कहाँ है? पहले नोट कीजिए, CIRCOT की फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ कॉटन टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। और इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। ऑप्शन सी आ जाएगा। मुंबई को भारत का कपास नगर यानी कि कार्टनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आप सभी को पता है कि संबंधित है ये मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन। फिर मैंने आपको एक और सवाल पहले भी पूछ लिया था कि मछली उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ पर फेमस रहा था, मतलब सर्वाधिक सफल कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। एगमार्क का प्रयोग कृषि उत्पादों में सबसे पहले कब हुआ था? एगमार्क से सवाल मैंने पिछली बार भी दिया था, अलग था। इस बार मैंने ये पूछ लिया कि एगमार्क का सबसे पहले प्रयोग कृषि उत्पादों में कब हुआ था? 1937 में हुआ था। देखिए, पिछली बार सॉल्यूशन में मैंने आपको ये बात बताई थी। जिसने सॉल्यूशन को अच्छे से सुना, नोट किया, उसका ये सवाल सही हो चुका होगा। पढ़ने का यही तरीका है। मैं कोई नया चमत्कारिक तरीका आपके लिए नहीं लाऊंगा। आप लोगों को सॉल्यूशन से देख देख के प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसलिए तो सॉल्यूशन देते हैं ताकि अगले 3-4 सवाल भी आपके तैयार हो जाएं। उपरोक्त में किस गैस को लाफिंग गैस भी कहते हैं? ऑप्शन बी, N2O गैस को लाफिंग गैस भी कहते हैं। मैंने पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को। N2O गैस प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाई जाती है और N2O गैस ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ग्लोबल वार्मिंग। समोच्च खेती, कंटूर फार्मिंग, ये मैंने पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा था कि आप बताइए। तो समोच्च फार्मिंग क्या होता है? जब पहाड़ी क्षेत्र में ढलान के विपरीत खेती करते हैं, ढलान यानी कि स्लोप के अगेंस्ट जब आप खेती करते हैं तो उसको हम बोलते हैं समोच्च खेती। इसके बाद कॉप संकल्पना किस सम्मेलन से प्रारंभ हुई थी? कॉप कॉन्सेप्ट किससे शुरू हुआ था? कॉप रियो डी जनेरो से शुरू हुआ था। मैंने पिछली बार पूछा था कॉप की फुल फॉर्म क्या है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बहुत सारे लोग पता नहीं किस धुन में रहते हैं। अरे कॉप तो सर्च कर लो भाई, तुम क्या सोच के पेपर की तैयारी कर रहे हो जो तुम्हें कॉप ही नहीं पता? कॉप की फुल फॉर्म क्या है? जो क्लास में आते हैं मैंने उनको पढ़ाया है, जो नहीं आए थे क्लास में किन्हीं कारण से वो सर्च करें कॉप क्या है। घर में बैठे करते आप कर क्या रहे हैं ऐसा? बस खाने पे जोर मत दीजिए, खाने पे जोर देंगे तो फिर आप भविष्य में खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये बात ध्यान रखिए आप लोग, है ना। हम भी आप लोग आपके लिए अपनी सारी छुट्टियां छोड़ छाड़ के काम कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि जब आप लोग छोटी छोटी बातें भी आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उससे लगता है कि आप लोग कितना पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। और हम भी करने के लिए बाध्य नहीं है, बस अभी आप लोगों का ध्यान है इसलिए हम आप लोगों के लिए सब करते जा रहे हैं, है ना। जिस दिन ये ध्यान मेरा भी हट गया ना, उस दिन फिर कितने फ़ोन मैसेज कर लोगे, उस दिन फिर मैं कुछ नहीं करने वाला। फिर उस दिन मैं भी लॉकडाउन के मजे लेना शुरू कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की प्रथम जो वन नीति है उसकी घोषणा कब होती है? 1894 में होती है। पिछली बार सवाल दिया था मैंने कि स्वतंत्रता बाद कब होती है, तो स्वतंत्रता बाद 1952 में होती है, मैंने बताया था आपको।
अरे यार, वन नीति क्यों नहीं पूछेगा? वन पूछेगा, वनों के प्रकार पूछेगा, वन दरोगा पूछेगा, पशुधन प्रसार अधिकारी में पूछेगा। एक तो इन्वायरमेंट का पार्ट है, ऊपर से आप पेपर ऐसा दे रहे हैं, यहाँ से तो पूरा पूछेगा। वो तो ये भी पूछेगा कौन सी वन नीति में क्या क्या बातें आई थी। तो तैयार रहिए उसके लिए आप लोग। अगला है, भारत में किस वर्ष कृषि अनुसंधान सेवा एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज की शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी, 1973 में हुई थी। ये एक ऑल इंडियन सर्विसेज है। ऑल इंडियन सर्विसेज को ऐड करने के लिए राज्यसभा के पास अथॉरिटी है। राज्यसभा ऑल इंडियन सर्विसेज को, नई ऑल इंडियन सर्विसेज को ऐड कर सकती है। एक्सहॉस्टिक फसल क्या बोलते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक्सहॉस्टिक फसल ऐसी फसल होती है जो भूमि से अधिक मात्रा में पोषण तत्व अवशोषित कर लेती हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशन एलिमेंट है वो सर्वाधिक ऑब्जर्व कर लेती हैं। ऑप्शन ए आएगा। तो इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है ज्वार। ज्वार की जो फसल है वो भूमि से सर्वाधिक मात्रा में पोषण तत्व अवशोषित कर लेती है। अगला सवाल है, किसने केंचुए को भूमि की उपजता का बैरोमीटर कहा? तो मैंने लास्ट में आपको बताया भी था कि केंचुए को किसान मित्र बोलते हैं। केंचुए को अरस्तु ने धरती की आंतें कहा था और डार्विन ने कहा था भूमि की उपजता का बैरोमीटर। कारपेट ऊन किससे तैयार की जाती है? कारपेट ऊन जो है वो चोकला जो भेड़ है इससे तैयार की जाती है। चोकला भेड़ राजस्थान में, इसका अन्य नाम छापर भी है और इसे छापर, और इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। कोचिन मुर्गी का मूल स्थान कहाँ है? चाइना में है। ये मुख्यतः आपको चाइना में मिलेगी। और इस मुर्गी की खास बात यह है कि जो ये मुर्गी होती है ना, इसकी जो मादा होती है, मादा की दुम के नीचे, जो दुम यानी कि पूंछ होती है, उसके नीचे ना गद्दीदार सा भाग होता है, गद्दीदार सा भाग। तो ये इसकी खास बात है। खीस में अम्लता कितनी प्रतिशत होती है? खीस में अम्लता जो है वो होती है आपका 0.20 से 0.40 तक। तो 0.20 से, यानी कि ऑप्शन मेरा बी फिट बैठेगा। तो 0.20 से 0.40 तक होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूध में कितनी होती है? 0.12 से 0.18 तक होती है दूध में, ये मैंने आपको बताया था पहले। रानीखेत से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए? F1 स्ट्रेन बिल्कुल सही है, R2B स्ट्रेन बिल्कुल सही है। और क्योंकि F1 स्ट्रेन तब लगता है जब चूचा होता ना, अंडे से चूचा निकलता है, तो पहले दिन आप F1 स्ट्रेन का टीका लगाइए। जब चूचा 8 सप्ताह का हो जाएगा तो R2B स्ट्रेन टीका लगाइए। तो यानी कि ऑप्शन दोनों आ जाएगा, बी ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी कि आंसर सी आएगा। अधिक उम्र का पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर जाते हैं, पोपला बोलते हैं उसको, पोपला। पोपला, दांत नहीं है तो पोपला। ड्यूबिन किस फसल का अंग्रेजी नाम है? मोठ का नाम है जी, मोठ। मोठ का अंग्रेजी नाम ड्यूबिन होता है। 1 हेक्टेयर धान की रुपाई हेतु डोपिंग विधि में नर्सरी क्षेत्र चाहिए, तो ये चाहिए होता है 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर चाहिए होता है। देखिए पहले समझिए कि डोपिंग जो विधि है वो क्या होती है। डोपिंग विधि, हम दरअसल क्या करते हैं कि धान की फसल की बुआई से पहले धान की पौध तैयार करते हैं, और धान की जो पौध तैयार होती है वो एक खेत में क्यारी बनाकर वहाँ पर तैयार होती है। डोपिंग विधि ये बोलती है कि जो धान की पौध है ना वो खेत में क्यारी बनाकर, यानी कि मिट्टी में तैयार नहीं की जाएगी। उसको क्या करेंगे, जो धान है ना उसको पौध बनाने के लिए क्या करिए कीजिए आप, कि उसको फर्श पर या लकड़ी के ऊपर, किसी लकड़ी के बड़े गुटके के ऊपर ना आप धान को डाल दीजिए और इनको गीला कर दीजिए। गीला करने के बाद इनके ऊपर से गीला जो है वो गीली पॉलीथीन डाल दें, या सामान्यतः गीली टाट डालते हैं। टाट, मेरी बात समझ रहे होंगे ना, टाट क्या होता है? लाइक जिसे बोरा बोलते हैं, टाइट टाट डालते हैं। क्योंकि टाट में क्या होता है कि हवा भी पास होती रहती है और मॉइस्चर भी बना रहता है। तो होता क्या है कि डोपिंग विधि के अंतर्गत 11 से 13 दिन में तो जो आपने धान के बीज डाले थे ना उनमें हल्का हल्का सा अंकुरण हो जाता है। फिर हल्का अंकुरण होने के बाद सीधा उसको खेत में जाके वो होता ना मुट्ठी से छींटा मार के, इस तरीके से उसको खेत में उसकी जुताई हो जाती है। डेपोंग विधि जो है ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस द्वारा विकसित की गई है, और फिलीपींस के विकसित होने के बाद अन्य देशों में ये आपको विधि मिलेगी। तो ये थे आज के आप 29 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीक से पेपर तो करवाएंगे 2, क्योंकि ऑनलाइन आने वाले हैं हम लोग। पेपर किस तारीख को होंगे, किस दिन होंगे, किस टाइमिंग पे होंगे, मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा।
आप लोग अपनी अपनी राय तैयार रखें, मैं ऑनलाइन आऊँगा एक दिन, आप सभी मुझे अपनी अपनी राय ज़रूर देना। अगले हफ्ते से पेपर प्योर पैटर्न पे होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, हफ्ते में 2 पेपर होंगे, और हम इसको ऑनलाइन करवाएंगे जिस तरीके से आपकी सरकार ने घोषणा की है कि भविष्य में जिस प्रकार से वो पेपर करवाने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। कोई भी अपडेट होगी मेरी तरफ से आप लोगों को मैसेज पे मिल जाएगी। इसके बाद साइंस के डाउट्स कीजिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, टेस्ट नंबर 22 के में साइंस का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। एंजाइम्स संवेदी होते हैं, यानी एंजाइम्स हैं जो सेंसिटिव होते हैं या एक्टिव होते हैं या अपने काम करने में क्या काम करना शुरू करते हैं, ये बात पूछ रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग क्या पीएच स्केल पर क्या करते हैं, ये अपने आप को एक्टिव रखते हैं। इसीलिए क्या है, इसका आंसर रहेगा पीएच के लिए, यानी पीएच के लिए, यानी पीएच में परिवर्तन। अब इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स का। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे टाइलिन नामक एंजाइम है जो लार में उपस्थित होता है, तो लार का पीएच मान कितना होता है 6.8। तो यानी टाइलिन जो है वो एक्टिव होगा, वो कैसे मोड में होगा, वो क्या होगा, पीएच स्केल जिसका 6.8 के आसपास होगा, यानी लाइट एसिडिक होगा, हल्का क्षारीय होगा तब। और इसी प्रकार से अगर हम देखें, पेप्सिन भी एक एंजाइम है जो कब एक्टिव होता है, जब क्या है, हायर एसिडिक फॉर्म में, क्या है, जो कठोर अम्लीय जो फॉर्म होती है उसके अंदर होता है। एक हम लोग क्या है इसी प्रकार से और एंजाइम्स वगैरह भी देखते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम है, वो क्या होता है, वो क्या होता है कि पितरस के अंदर एक्टिव होता है, बाइल जूस के अंदर, यानी वो कैसे अल्कलाइन फॉर्म के अंदर होता है। तो इस प्रकार से जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो ये होते हैं, ये अपना कार्य करना शुरू करते हैं, वो क्या है, एसिडिक और बेस नेचर या अल्कलाइन नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। अलग अलग प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के क्या है, पीएच वैल्यू के ऊपर अपना काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि पीएच स्केल क्या है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पीएच स्केल के अंदर 0 से लेकर 14 तक क्या होती है, वैल्यू होती है। 7 न्यूट्रल होता है। 7 से जब क्या कम की तरफ आते हैं, 0 की तरफ आते हैं, तो एसिडिक फॉर्म इंक्रीज होता रहता है। और जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो अल्कलाइन फॉर्म क्या इंक्रीज होता रहता है। 7 क्या है, उदासीन यानी न्यूट्रल है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज जो सीड है वो धरती के अंदर, जो लैंड के अंदर काफी अधिक गहराई में, डीप में बोया जाता है, अंकुरित नहीं होते, क्योंकि भूमि में अधिक गहराई तक बोए गए बीज प्राय अंकुरित नहीं होते, क्योंकि इसका कारण है प्यारे बच्चों, अगर बीज को ज्यादा गहराई में बो दिया जाए तो उन्हें वायु नहीं मिल पाएगी, और वायु यानी एयर न मिलने की वजह से उनमें होगा क्या, वो वहां पर अंकुरित या क्या है, जर्मिनेट नहीं होंगे। इसीलिए कोई जो बीज होता है उसको क्या है, धरती के अंदर कम गहराई के, अधिकतर बीज को कम गहराई के अंदर बोया जाता है। ठीक है, प्रकाश का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि प्रकाश नहीं मिलेगा, वैसे ही उसे प्रकाश नहीं चाहिए होता है बीज को। तो आंसर 31 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। आगे 32 की बात करें, कुछ पौधों के बीज लाल प्रकाश में अंकुरित होते हैं, कौन सा पदार्थ लाल प्रकाश को काम में लाता है, कौन सा पदार्थ लाल प्रकाश को काम में लाता है, या कौन से प्रकार के जो पौधे होते हैं वो लाते हैं। तो प्यारे बच्चों 32 का आंसर है यहाँ पर डी, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो क्या है, ये एक प्लांट्स की क्या प्रजाति है, ग्रुप है, ये क्या करता है, लाल प्रकाश का यूज करता है। अगर इसी प्रकार से देखें तो कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो क्या है, रिएक्शन करने के लिए ब्लू लाइट, नीली रोशनी का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, फोटोट्रोपिज्म है, स्ट्रोमेटल ओपनिंग है, और क्लोरोफिल संश्लेषण है, सिंथेसिस है, क्लोरोफिल सिंथेसिस है। देखिए प्यारे बच्चों, जब क्लोरोफिल सिंथेसिस का लास्ट स्टेज चल रही होती है तो वहां पर उसे हाई लेवल की ब्लू लाइट की आवश्यकता होती है, इस चीज को नोट कर लेना। जब क्लोरोफिल सिंथेसिस की लास्ट स्टेज चल रही होती है तो वहां उसे किस लाइट की आवश्यकता होती है, तो हाई लेवल की ब्लू लाइट की आवश्यकता होती है। ये चीज का ध्यान रखें। और इस 32 का आंसर यहां पर हमारे पास क्या है, डी। 33, गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है। रंध्री का मतलब ये है प्यारे बच्चों, उसमें होल से हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो ब्रेड वगैरह होते हैं उसके अंदर छेद छेद से नहीं होते, वही रंध्र है। कोमल ब्रेड कितनी सॉफ्ट होती है, देखिए ब्रेड कितनी सॉफ्ट होती है। तो इसका कारण ये है कि जब व्हीट के अंदर यीस्ट को मिलाया जाता है तो उसमें से क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस होती है, और वो रोटी को क्या स्पंजी टाइप में बना देती है। तो 33 का आंसर है बी, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। तो आपने देखा होगा जो ब्रेड वगैरह इनके ऊपर होल से होते हैं, स्पंजी टाइप में होती है, परंतु जो हम घरों में रोटी बनाते हैं उसमें आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें यीस्ट नहीं मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। श्वसन होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो रेस्पिरेशन है वो क्या 24/7 ही चलता रहता है। देखिए हमारे अंदर हम सांस हर समय लेते हैं, तो इसी प्रकार से प्लांट, पौधे भी सांस हर समय ही लेते हैं। अब कुछ मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं, नालायक बच्चे, जो क्या ये सोचते हैं कि नहीं सर, जो प्लांट होते हैं वो तो रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ दिन में करते हैं, सनलाइट में। नहीं प्यारे बच्चों, वो प्लांट है, वो एक तो मैं ये बात बता देता हूँ, कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या मोस्टली 99.99% ऑर्गेनिज्म है, वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, पौधे ही क्यों ना हो।
ठीक है। अब बात आई प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का पौधे के श्वसन या रेस्पिरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। वो उसके द्वारा किया गया वर्क है, जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे प्लांट भी वही काम करते हैं, अपना उनका वो काम है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण है, उसके दौरान वो क्या CO2 का यूज करके ऑक्सीजन क्या है प्रोड्यूस करते हैं, या ऑक्सीजन क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। वो एक उसके द्वारा किया गया कार्य है। परंतु पौधा सांस लेगा तो प्यारे बच्चों, चाहे वो दिन है, चाहे रात है, चाहे दोपहर है, कोई भी समय है, ऑक्सीजन ही यूज करेगा हमारी तरह। ठीक है। तो इस 34 का आंसर है सी। प्रकाश तथा अंधकार दोनों में सभी सजीव कोशिकाओं में क्या होता है, श्वसन चलता रहता है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन मापी यंत्र है। तो अगर देखा जाए वाष्पोत्सर्जन का मापी यंत्र है वो है पोटोमीटर। वो क्या है, वो है पोटोमीटर। तो इसका आंसर तो हो गया 35 का सी। अब हम कुछ दूसरे जो हैं यहाँ पर लिखे हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाइग्रोमीटर बहुत बार बताया है, इसको आप फिर से कमेंट में बताएंगे, मैं नई चीज बताया करूंगा। क्रैस्कोग्राफ, जो क्रैस्कोग्राफ है ये जो क्या है, पौधों की वृद्धि, जो ग्रोथ है, प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो एक साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने 1926 में इससे फैमिलियर करवाया था। तो जो क्रैस्कोग्राफ है वो क्या, प्लांट की ग्रोथ मेजर करने का काम आता है। और एक है क्लाइनोमीटर, जो क्या क्लाइनोमीटर है, ये क्या है, किसी स्लोप को, किसी के एंगल ऑफ स्लोप को मेजर करने का काम आता है। जो हम याद करते हैं ना डी, ये तो डायग्राम में देखो, डी पुट्टे से में यूज करते थे हम क्या 9th क्लास में, तो वो वाला। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, जल में रहने पर बीज फूल जाते हैं। हम देखते हैं बीज क्यों, कई सारी चीजें होती है, अगर उनको क्या पानी में डाल दिया जाए तो वो क्या साइज में अपने आप में क्या अपना साइज को क्या इंक्रीज कर लेती है। इसका कारण ये है प्यारे बच्चों कि जल और उसके कुछ मिनरल्स हैं वो क्या है उस वस्तु के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो यानी वो उस चीज को सोख लेती है, जल को और उसके मिनरल्स को सोख लेती है, इसलिए वो क्या फूल जाती है। तो इसे बोलते हैं अंतःशोषण, यानी अंदर की तरफ में ऑब्जर्व कर लेना, यानी अंदर की तरफ में ऑब्जर्व कर लेना। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती है, जैसे ग्रेप्स वगैरह को पानी वगैरह में डाल दिए जाएं तो वो क्या अपने अंदर के लिक्विड को बाहर रिलीज कर देते हैं और अपने साइज को डिक्रीज कर लेते हैं। ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है बाह्य क्या है, शोषण बाह्य प्राशन, यानी बाहर की तरफ में बाह्य विषण, यानी बाहर की तरफ में या निकाल देना। तो 36 का आंसर है बी, अंतर शोषण के कारण। कोई फूल रही है तो अंदर ले रहा है, कोई सिकुड़ रही है तो बाहर छोड़ रहा है। 36 का बी। 37, पादप उत्तक में यानी प्लांट टिश्यू में मैग्नीशियम आयनों की अनुपस्थिति के कारण होता है। यानी जो प्लांट टिश्यू होते हैं अगर उसके अंदर मैग्नीशियम आयंस एब्सेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां वगैरह है तो वो हरी न रह करके पीली होनी स्टार्ट हो जाएगी, येलो होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हरी महिनता कहते हैं इसे, क्लोरोसिस, जैसे कि हम पत्ती को देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या है, पीलापन आ गया। 37 का सी आंसर है। 30, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम होना। प्रोटीन सिंथेसिस का सीक्वेंस क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का सीक्वेंस है प्यारे बच्चों डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा 38 का बी। 39, पौधों में हरिमनता का कारण है यानी क्लोरोसिस का कारण है, ये अभी हम पढ़ के आए मैग्नीशियम की कमी। तो क्या है, लैंड के अंदर या भूमि के अंदर मैग्नीशियम और आयरन की जब कमी हो जाती है तो पत्तियां क्या पीली पड़ जाती है, जिसे हरी महिनता कहते हैं, यानी जो लीफ क्या है येलो हो जाती है, हरी महिनता कहा जाता है। 39 का आंसर है सी। 40, प्रोटीन में आवश्यक रूप में आवश्यक रूप में मिलते हैं। तो प्रोटीन में कौन कौन सी चीजें पाई जा रही है, तो अगर वो देखा जाए तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उसमें पाया जाता है अलग अलग रेशो के अंदर। तो 40 का आंसर है सी। 41, निम्न में कौन सी समीकरण अति पर्याप्त ढंग से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को है, यानी फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए परफेक्ट रूप से क्या है, फोटोसिंथेसिस को शो कर रही है। तो ये आपने एग्रीकल्चर के अंदर ही पढ़ा हुआ, सर ने पढ़ाया होगा। इसका आंसर है हमारे पास 41 का आंसर है सी, यानी 6CO2 प्लस में 12H2O इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट या प्रकाश की उपस्थिति में बनता क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है 6 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन बनती है और 6 मॉलिक्यूल वाटर बनता है, जो क्या है हमें ऑक्सीजन के रूप में देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, 41 का आंसर क्या है सी। ठीक है। 42, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए तथा बी किस रंग के प्रकाश को अधिक अवशोषित करती है, किस रंग के प्रकाश को अधिक क्या है ऑब्जर्व करती है, तो वो है ग्रीन कलर। तो 42 का है आंसर ए। 43 नंबर क्वेश्चन जो है ऑप्शन किसी और के लेके जा चुके हैं, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको क्या है आगे आने वाले टेस्ट पेपर में या नीचे आपको टाइप करवा के दे दिया जाएगा इसका राइट। तो 43 को भी छोड़ दीजिए। 44, फलीदार पादप, यानी जो क्या है, जो क्या है लेग्यूमिनस, जो कृषि में महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए जो क्या है, आपने एग्रीकल्चर के अंदर एक चीज पढ़ी होगी कि जो दलहन वाले जो प्लांट्स होते हैं या हमारे पास क्या है लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, ये क्या है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो नाइट्रोजन पाई जा रही है एटमॉस्फेयर में, देखिए प्यारे बच्चों पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, और वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करता है, कई सारे एनाबिनस जैसे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इनसे क्या करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके नहीं देते, इनसे उसके बदले में थोड़ा बहुत खाना ले
ले लेते हैं और अपना पालन पोषण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु को उनमें सहचार्यता यानी भाईचारा है उनके अंदर, एक दूसरे पे आदान प्रदान करने का, एक दूसरे पे डिपेंड रहने का। 44 का जो आंसर है यहाँ पर ये है बी। 45 किस क्रिया के फलस्वरूप यानी किस रिएक्शन के दौरान पौधों में ऑक्सीजन क्या है एग्जिट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अवशोषित होती है यानी ली जाती है, गेन की जाती है। तो ऊपर हम देख चुके हैं वो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। 45 का आंसर है ए। 46 पुष्पन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव कहलाता है, जो क्या है फूल वगैरह उन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव कहलाता है। तो पहले इसका आंसर बता देता हूं। 46 का आंसर है सी, दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता यानी फोटोपीरियोडिज्म, यानी फोटोपीरियोडिज्म। अब देखिए ये क्या चीज़ है, फोटोपीरियोडिज्म क्या चीज़ है। देखिए प्यारे बच्चों 24 आवर्स होते हैं अप्रोक्सीमेट, इनमें प्रकाश कुछ टाइम क्या होता है लाइट मिलती है, प्लांट्स को कुछ टाइम क्या लाइट नहीं मिलती। यह क्या है एक दैनिक चक्र है, यानी 24 घंटे के प्रकाश व अप्रकाश टाइम काल में दैनिक चक्र में प्रकाश काल की अवधि यानी जिस समय प्रकाश मिल रहा है उस अवधि को दीप्ति काल कहा जाता है। यानी देखिए दिन और रात में जब दिन के समय में लाइट मिलती है या रात को कोई सिंथेटिक लाइट मिलती है तो जो लाइट मिलने वाला काल होता है, टाइम पीरियड जो होता है, उसे बोला जाता है दीप्ति काल। उसे बोला जाता है दीप्ति काल है, यानी फोटो पीरियड बोला जाता है, फोटो पीरियड बोला जाता है। और इसी दीप्ति काल के दौरान जो क्या संजीवों में जो क्या रिएक्शंस होती है उसे क्या दीप्तिकालिता बोला जाता है। यानी सीधी भाषा में अगर मैं बात बोलूं तो देखो प्यारे बच्चों, लाइट के दौरान जब क्या लाइट के दौरान जो या किसी प्रकार से सनलाइट है कोई भी, उस दौरान क्या होता है संजीव जो क्या होते हैं पौधे वगैरह इन सब में क्या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर जो रिएक्शंस जो एक्टिविटीज जो होती है उसे क्या बोला जाता है फोटो पीरियडिज्म बोला जाता है। यानी लाइट के समय में किए गए काम ऐसे समझ लो। अब इस टर्म से सबसे पहले फैमिलियर किसने करवाया था, तो 1920 में गार्नर और एक एलार्ड नामक के क्या है वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। 46 का क्या है सी है। अमर बेल यानी कसकटा होता है। तो ये 47 जो है ये क्या इसका ये कंप्लीट पैरासाइट होता है, पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है, इसका आंसर ए है। और ये अमर बेल होती कैसी है, देखिए जो आपको डायग्राम में दिख रहा है येलो येलो कलर की जो प्लांट के ऊपर लगी होती है। ठीक है, ये यानी क्या है उस पर डिपेंड कर रही है। परजीवी क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, जो कि दूसरे पे डिपेंड करे, दूसरे से खाना खाना है, अपना स्वपोषी नहीं है, अपने आप पोषण नहीं करती है, दूसरे के बनाए हुए खाने को खा लेना। 47 का ये। 48 पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो अभी हम बात करके आए हैं कि पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में करते हैं, इसके नाइट्रेट के रूप में। तो 48 का क्या है सी है। 49 स्वपोषी ऑटोट्रोपिक्स प्लांट्स केवल अपना भोजन ही नहीं बनाते बल्कि वायुमंडल में गैस को भी छोड़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमने पढ़ा है कि प्लांट्स कौन सी गैस को क्या रिलीज करते हैं, तो वो क्या है ऑक्सीजन। तो 49 का है बी। भूखे व्यक्ति शरीर के किस संचित पदार्थ को सबसे पहले उपयोग करता है। देखिए प्यारे बच्चों, जब क्या है हम खाना खाते हैं तो एक दिन मैंने आगे ही बताया था ये क्वेश्चन इस प्रकार से जुड़े हुए क्वेश्चन हर पेपर सेट में आते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्या है आप लोगों से फिर से फैमिलियर कर देता हूँ कि जब हम क्या खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो ग्लूकोज के रूप में हमें मिल जाती है, हम यूज कर लेते हैं। परंतु जितना खाना खाया जरूरी नहीं कि उतना हमने काम भी किया हो। तो जो बचा हुआ ग्लूकोज है या बची हुई जो ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन के रूप में वो क्या ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। और ये करता कौन है, ये काम है ये काम करता है लीवर। यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है लीवर अपने अंदर। लीवर अपने अंदर यकृत अपने अंदर क्या स्टोर कर लेता है, लीवर यानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जब क्या फास्ट वगैरह रखते हैं खाना वगैरह नहीं खाते हैं तो वही क्या है या कई बार दिन में काम करते करते पूरा दिन बीत जाता है और हम खाना खाना भूल जाते हैं, फिर भी हमें ऊर्जा मिलती रहती है। तो वो कहाँ से, जो वो ग्लाइकोजन था जो लीवर ने स्टोर की थी, स्टोर्ड एनर्जी जो थी, उस एनर्जी को ग्लूकोज में तोड़ करके हमें ऊर्जा मिलती है। तो यानी कौन सी स्टोर्ड एनर्जी, ग्लाइकोजन। तो 50 नंबर का बी। ग्लूकोज मत करना प्यारे बच्चों, ग्लूकोज इंस्टेंट पावर ऑफ एनर्जी है, तुरंत मिलने वाली ऊर्जा है, और ग्लाइकोजन स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, तो क्या होता है इसका आंसर क्या 50 का बी है। परंतु मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं, सबसे अगर स्टोर के रूप में देखा जाए सबसे पहले ग्लाइकोजन के रूप में मिलेगी, फिर फैट मिलेगा, और जब एंड आ जाएगा तो प्रोटीन भी यूज कर लिए जाते हैं इस प्रकार से कि बहुत समय तक व्यक्ति भूखा रहे। तो ठीक है 50 का आंसर क्या है बी है। 51 की बात करें, वे पदार्थ जो शरीर में वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं ये होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बॉडी ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। आगे 52 ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, यानी साउंड की जो स्पीड होती है सबसे ज्यादा किस में होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों वो है आंसर इसका बी। अब कैसे है बी, अब आप एक चीज पढ़ी होगी आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर भी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉइस्चर की क्वांटिटी उसमें बढ़ती है। जब तापमान बढ़ेगा तो उसमें क्या मॉइस्चर लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और क्या है साउंड की स्पीड भी बढ़ती है। तो देखिए जब क्या है टेम्परेचर बढ़ जाए, जब टेम्परेचर बढ़ जाए और उसके आसपास उस क्या है जो एयर वगैरह है कोई भी है उसको मॉइस्चर मिल जाए, तो मॉइस्चर मिल जाए तो मॉइस्चर से क्या हो गई वहां पर, वहां उसके अंदर यानी उसके अंदर नमी आ गई। तो नमी आ गई तो कहीं ना कहीं क्या सॉलिड फॉर्म आ रही है एज कंपेयर टू नॉर्मल वायु के, एज कंपेयर टू नॉर्मल एयर के। तो उसमें क्या है जितना सॉलिड होगा कोई मीडियम उतनी ज्यादा साउंड क्या स्पीड से ट्रेवल करती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे नम यानी मोस्ट एयर्स होती है, मोस्ट एयर्स होती है उसके अंदर। देखिए डी ऑप्शन भी दे रखा है, परंतु वो क्या ड्राई एयर है, ड्राई एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या दूर दूर रहते हैं। और इसके अंदर क्या है 20 डिग्री मोस्ट एयर के अंदर क्या है जब क्या पानी वगैरह क्या है ये उठा लेती है। तो आंसर क्या अधिकतम क्या है 52 का बी रहेगा, 52 का है बी। अब बात करते हैं 53 बादलों की बिजली की चमक के कुछ समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। देखिए प्यारे बच्चों, बिजली है वो लाइट के रूप में चमकती है, और लाइट की स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकंड है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो वो तो बहुत तेज स्पीड है। और साउंड कितना पढ़ते हैं, 332 मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो वहाँ बिजली चमकी है वो तो लाइट की स्पीड से आई है, यानी बहुत तेजी से आई है, तो वो हमें पहले दिखाई दे गई। और वहीं जो साउंड आई है उसकी, वो 332 क्या है मीटर पर सेकंड के हिसाब से आई है, यानी बहुत धीमी स्पीड में आई, तो वो हमें बाद में सुनाई दी है। परंतु दोनों चीज़ें होती एक ही साथ है। तो इसका कारण क्या है 53 का, तो क्या है इसका कारण हमारे पास गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, या इसके अंदर ये है कि इसका आंसर है डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है। 53 का आंसर है डी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 53 का आंसर है डी, यानी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। 54 स्पष्ट प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि आपने राजा हिंदुस्तानी मूवी देखी है कि वो करिश्मा कपूर देखो वहां पे वादियों में पहाड़ों में जाके कहती है राजा, तो उसको वहां से चारों तरफ से आवाज आती है राजा 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 राजा, कई देर तक आती रहती है। तो वो क्या प्रतिध्वनि होती है, उसे कहते हैं इको बोलते हैं, इको। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपने देखा होगा कई बार क्या है, हम खाली हॉल वगैरह में जाते हैं और आवाज मारते हैं हेलो, तो आवाज आती है हेलो 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 हेलो, वो क्या है, इको है। अब इको कैसे होती है, देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिए इसके पीछे, इको क्या है, कैसे जनरेट हुई। जो साउंड होती है ना, जो साउंड होती है, चाहे मैं ये बोल रहा हूँ या कोई कुछ ही बोले, टन कुछ भी किसी प्रकार की कोई साउंड आती है, तो वो हमारे ब्रेन के ऊपर 1/10 सेकंड तक रहती है। 1/10 सेकंड तक उसका इफेक्ट रहता है, यानी 1/10 सेकंड तक। और प्यारे बच्चों, अगर कोई साउंड जो हमने बोली है वही किसी दूसरे आगे वाले अवरोध से या किसी सामने वाले किसी क्या है, किसी चट्टान वगैरह किसी चीज से टकरा करके वापस हम तक आती है, और उसे समय लगता है 1/10 सेकंड से ज्यादा, तो वो एक तो जो हमने बोली है कि हेलो, ये सुनाई देगी, और जब एक वहां से सामने से टकरा करके हमारे कान के पास आएगी दोबारा, जो 1/10 सेकंड के बाद आएगी, ठीक है, तो एक वो हमें सुनाई देगी। तो जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, एक साउंड जा रही है और टकरा करके वापस आ रही है, परंतु उसके हमारे कान तक दोबारा पहुंचने का जो समय है वो 1/10 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, तभी इको सुनाई देगी। अब देखो, नॉर्मल स्पीड देखें तो हमारे पास क्या है, एयर के अंदर साउंड की स्पीड कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड। तो अगर इसका 1/10 सेकंड देखें तो हमारे पास 32.2 मीटर आ चुका है 1/10 सेकंड में। जब क्या है 32.2 मीटर से ज्यादा ट्रैवल कर ले आने टोटल आने जाने में, तो वो इको बन जाती है। तो देखा जाए तो 16.6 जाए और 16.6 आए, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 33.2 से 33.2 कितना स्पीड होती है 332, तो 1/10 कितना हो गया 33.2 हो गया, इसको करेक्ट कर लेना। तो 16.6 मीटर जाए और 16.6 मीटर आए, तो उसे 1/10 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है। तो कब क्या है, लगभग यानी 17 मीटर दूर कोई चीज रहे तो हमें क्या इको सुनाई देगी कम से कम, और इससे थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इको सुनाई देती रहेगी। 54 का है बी ऑप्शन। 55 अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श में किसी रेसेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास। तो ये देखिए, जो हम क्या सिनेमा हॉल्स वगैरह में जाते हैं ना, तो इस बार अगर आप अभी तो जा नहीं पाओगे, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुलने के बाद जब जाओगे तो आपको उसकी दीवारों पे क्या है, कालीन वगैरह क्या इस प्रकार पट्टियां वगैरह बिछी हुई मिलेगी, या लकड़ी वगैरह लगी हुई नजर आएगी। नीचे क्या है, आपको कालीन वगैरह बिछी हुई नजर आएगी। इसके पीछे कारण ये है प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा प्रतिध्वनि। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब वो साउंड जाएगी टकरा करके, वो साउंड बार बार उसके अंदर टकराती रहेगी, गूंजने लग जाएगा हॉल। तो उसकी दीवारों पे लकड़ी और कुछ कालीन वगैरह इसलिए लगाई जाती है ताकि जो साउंड उसके पास आए, उससे टकराए तो उसे ऑब्जर्व कर ले, उसे अवशोषित कर ले, उसे ऑब्जर्व कर ले, अवशोषित कर ले, वापस न जाने दे, इसीलिए। तो इसका 55 का आंसर है डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे थे। 56 चमगादड़ अंधेरी रात में बैट, जो क्या कोरोना का, ये भाई बैट बहुत खतरनाक है, इम्फा वायरस जो है, निफा वायरस है, कोरोना वायरस है, इन सब का यही है कि बैट इससे बच के रहिए। बैट अंधेरी रात में उड़ता है और अपने शिकार भी करता है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण भी क्या है, प्रतिध्वनि तरंगे उसे क्या निर्देशित करती है, यानी जो इको साउंड है उसे क्या करती है, इंडिकेट करती है, या उसे क्या डायरेक्शन शो करती है। 56 का आंसर क्या है डी, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एक बैट है, इससे क्या साउंड छोड़ी और उसने रिफ्लेक्ट होकर इसके पास वापस आई है। 57 कहा जाता है कि तानसेन गाता था तो खिड़कियों के कांच या कांच के गिलास टुकड़े हो जाते थे, यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि किस गुण के कारण होती थी। तो देखिए प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति भी हो सकता है, या हम हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं कह सकते हैं क्योंकि उस समय क्या हुआ था जैसा भी है। वैसे इसका कारण है अनुनाद, यानी 57 का सी अनुनाद, रेजोनेंस। बस मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, रेजोनेंस क्या है, अब वो सच्चा है झूठा पूरा मुझे नहीं पता। 57 का आंसर है सी अनुनाद यानी रेजोनेंस। तो देखिए प्यारे बच्चों, हर वस्तु की एक फ्रिक्वेंसी होती है अपने आप में, हर वस्तु की क्या एक फ्रिक्वेंसी होती है। अगर उसी फ्रीक्वेंसी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसी से मैच करते, यानी आवृत्ति जो बोलते हैं, और उसी से मैच करते हुए किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी या ध्वनि के द्वारा कंपन उस वस्तु पे कंपन जनरेट किया जाए, तो क्या दोनों चीजें हो गई सेम। जब उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, बाहर से कोई फोर्स लगा करके या कोई बाहर से, इसे आवर्ती बल बोलते हैं, पीरियोडिक फोर्स लगाना, बाहर से जो लगाना है, तो उससे भी क्या है, एक कंपन जनरेट होगा, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। जब इन दोनों फ्रीक्वेंसी की, एक तो उस वस्तु की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक बाहर से जो पीरियोडिक फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई फ्रीक्वेंसी, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है, तब क्या होता है, एम्पलीट्यूड बहुत, यानी आयाम बहुत अधिक मात्रा और बहुत अधिक बढ़ जाता है, और उससे क्या वस्तु टूट जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ नहीं आएगा, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, हमने एक क्वेश्चन सुना होगा कि जो आर्मी, जो क्या है, आर्मी मेंस को क्या है, पुल पार करते समय कदम ताल से चलने से मना किया जाता है, ऐसा क्यों। देखो, उसे पुल की एक फ्रिक्वेंसी है, और जब क्या वो कदम ताल से चलेंगे उस पुल पे, तो उनके पाँव से कंपन जनरेट होगा, तो वो भी एक क्या फ्रिक्वेंसी होगी।
कहीं उस पुल की फ्रीक्वेंसी और कदम ताल जो पैर से पैर मिला करके चल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मैच ना हो जाए। अगर वो मैच होने लग गई तो पुल क्या बहुत जोरों से हिलना शुरू हो जाएगा और क्या पुल टूट जाएगा। और क्या पुल टूट जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोला जाता है। तो 57 का है सी, रेजोनेंस। अब देखिए 58, एक कमरे में रखी एक वस्तु 90 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 5 मिनट लेती है और 85 से 80 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लेगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लगाया गया है जो क्या न्यूटन का कूलिंग लॉ, यानी न्यूटन का शीतलन लॉ। तो न्यूटन ने एक बात बोली कि भाई जब दो वस्तुओं में, यानी एक रूम है चाहे कुछ भी है, रूम का टेम्परेचर देखिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। जब दो वस्तुएं होती हैं और उनके उनके जब क्या तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तो कूलिंग करने में उतना ही क्या स्टार्टिंग में कम समय लगता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री, पहले 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आने में, यानी 27 और 90 के बीच में बहुत डिफरेंस है। वहां जब आएगा तो ये क्या टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो वो क्या 5 मिनट लेगा। तो धीरे धीरे जब क्या 85 से 80 आएगा तो क्या रूम टेम्परेचर के अंदर और 85 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो चुका है एज कंपेयर टू 90। तो अगर अब टेम्परेचर कम हो गया तो ये कूलिंग भी क्या धीरे धीरे होगी, तो ये समय क्या लेगी 5 मिनट से ज्यादा। अब कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, यानी सीधी भाषा में देखा जाए, जब क्या तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तो कोई चीज वस्तु स्पीड से क्या है ठंडी होनी शुरू होती है। और जब यही टेम्परेचर डिफरेंस धीरे धीरे कम होता रहता है तो ठंडा होने में टाइम ज्यादा लेता रहता है। तो इसका आंसर आएगा 5 मिनट से अधिक। तो 58 का आंसर है सी। 59 क्या, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि। देखिए प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर का बहुत ही गजब रिलेशन है। जब क्या है प्रेशर को क्या है बढ़ाया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है बढ़ जाता है खतरनाक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहां पानी उबलना स्टार्ट करता है या कोई लिक्विड या द्रव कोई क्या उबलना स्टार्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जब क्या है प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा ही तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नॉर्मल जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या है उबल जाता है, परंतु प्रेशर कुकर को क्या है उसमें प्रेशर जनरेट होता है तो यही जो बॉइलिंग पॉइंट है जल का 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो जब पानी 120 डिग्री पे उबलना शुरू होगा तो उसके अंदर क्या होगी, ऊर्जा या ऊष्मा या हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या है उस दौरान क्या कम समय में खाना पक जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर का क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, सीधा रिलेशन होता है। 59 का आंसर तो है ए। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने एक नाम क्वेश्चन ये भी सुना होगा कि पहाड़ों में खाना पकाना मुश्किल होता है प्लेन मैदान के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों। तो देखिए प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेयर में जो क्या वायुमंडल में जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है प्रेशर घटता जाता है। तो प्रेशर घटता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटता जाता है। पहाड़ों में काफी ऊंचाई पर जाकर के जो पानी हमारे प्लेन में 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है वही वह पानी क्या है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। तो उसमें ऊष्मा क्या होती है, कम होती है। कम ऊष्मा होगी तो पकने में ज्यादा समय लेगा, ये कारण है। तो 59 का है ये आंसर। 63, किसी बंद बर्तन में भरी हुई गैस को गर्म किया जाए तो गैस का दाब बढ़ जाता है क्योंकि। तो इसका गैस के अणु जो होते हैं क्या, जब इसमें क्या है गर्म करते हैं, टेम्परेचर अधिक इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑफ गैसेज है वो क्या है दूर दूर हो जाते हैं और उनमें मूवमेंट बहुत तेज होने लग जाता है, यानी उनके अंदर गति होनी शुरू हो जाती है। तो गैस बी ऑप्शन है इसका आंसर, गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे बर्तन की दीवारों से जल्दी जल्दी टकराते हैं। तो 60 का आंसर क्या है बी। और पिछले सेट के क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है डी, पिछले सेट के। इसका 60 नंबर का आंसर क्या है, इसका बी फॉर बॉल। ठीक है, यहां ये एनालिसिस खत्म हुआ और हम बात करते हैं अब हमारे सेट नंबर 21 के 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी फॉर डॉग। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन एक छोटी वीडियो बना करके दूंगा आपको फिर आगे। ठीक है, धन्यवाद।